सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, श्याम बेनेगल पर एकाग्र की यह चौथी कड़ी है और इसमें आज हमारे साथ जाने माने अभिनेता और एक बड़े कलाकार रघुवीर यादव जी उपस्थित हैं। रघुवीर जी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया। मित्रों, रघुवीर यादव जिस तरह से लगातार फिल्मों और धारावाहिकों में सक्रिय हैं, इन दिनों वेब सीरीज में भी सक्रिय हैं। पंचायत में इनकी अद्भुत भूमिका को हम सभी लोगों ने देखा है, सराहा है और बार बार देखा है। तो रघुवीर यादव चलते फिरते एक फिल्मी इंसाइक्लोपीडिया भी है। एक इनसाइडर की इनके भीतर पूरी कहानी है और तमाम फिल्मों में तमाम निर्देशकों के साथ इन्होंने काम किया है। वे कहिए कि पारसी थिएटर के समय से ही काफी एक्टिव हैं और न सिर्फ अभिनय में, गायन, म्यूजिक, कई क्षेत्रों में इनकी दखल है और भरपूर दखल है। विभिन्न निर्देशकों के साथ इनका एक विशद अनुभव है। इन्होंने भारतीय सिनेमा के विभिन्न बदलावों को भी देखा है और उससे भी लगातार रूबरू होते रहे हैं। ऐसे में रघुवीर यादव को हम जितना सुने उतना कम लगता है। ये विशुद्ध जो देशीपन है किसी कलाकार का, किसी अभिनेता का, वह इनके अभिनय में झलकता है। श्याम बेनेगल जी के साथ भी इनका साहचर्य रहा है, दोनों ने मिलकर काम किया है। तो पहले हम उस दौर में ही चलते हैं जब रघुवीर यादव श्याम बेनेगल जी से मिलते हैं, और उससे भी पहले कुछ बात करें तो रघुवीर यादव के भीतर का कलाकार किस तरह श्याम बेनेगल की फिल्मों को देखकर प्रभावित होता है, प्रशिक्षित होता है और कैसे सपने पालता है कि वह ऐसी ही फिल्मों में ऐसी ही कुछ भूमिकाएं करेगा। तो आइए एक एक करके, बहुत ही रोचक बातचीत होने वाली है। जोड़ने में कुछ विलंब हुआ, इसके लिए खेद है। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों की ओर से रघुवीर यादव जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी बात आरंभ करें। आदरणीय रघुवीर यादव जी। जी, तो श्याम बेनेगल के साथ जो मुलाकात हुई मेरी, तो उन दिनों में पारसी थिएटर से निकल के मैं एनएसडी ज्वाइन कर लिया था। मैंने एनएसडी के बाद मैंने 3 साल ट्रेनिंग करने के बाद रेपर्टरी में था। रेपर्टरी में एक प्ले था बेगम का तकिया। ये 78-79 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं। और उन दिनों श्याम बेनेगल की जिस तरह की फिल्में थी जो आ रही थी, उनसे मैं बहुत ही इत्तेफाक रखता था और इस तरह का फिल्म देखकर ही मुझे लगा कि हाँ, फिल्मों में काम करना चाहिए। वैसे बाकी जो फिल्में थी उससे मैं, क्योंकि थिएटर में मैं इतना इन्वॉल्व हो गया था और थिएटर के साथ मुझे इतना मजा आ रहा था कि फिल्म तो मैं करना ही नहीं चाहता था। हमेशा मुझे ये लगा, जब मैंने इस तरह की सत्यजीत रे की फिल्म देखी, श्याम बेनेगल की फिल्म देखी, तो ऋत्विक घटक और जो भी था, तब मुझे लगा कि इस तरह की अगर फिल्मों में मुझे काम मिलेगा तब करूंगा, नहीं तो मुझे थिएटर में ही ज्यादा मजा आ रहा, संतुष्टि मुझे थिएटर में ही मिल रही थी। खैर जी, मैं रेपर्टरी मैंने ज्वाइन कर ली, एनएसडी रेपर्टरी। वहाँ बेगम का तकिया प्ले चल रहा था, तब श्याम भाई और उनकी पूरी टीम वो प्ले देखने के लिए आई थी। और उसमें उसके बाद वो कहीं शूटिंग पे जाने वाले थे मेरे ख्याल से, कि एक फिल्म थी जिसमें जुनून फिल्म का नाम था, शायद मुझे लगता है जुनून ही थी। और उसमें राजेश विवेक हमारे एक बाबा थे जो अच्छे तरीके से, उनका एक भूमिका बड़ी अच्छी थी इसमें बेगम के तकिया में, तो उससे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उसमें श्याम बेनेगल ने उनमें कास्ट भी कर लिया। तभी मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, लेकिन उनके साथ काम करने का सोचा तो था, लेकिन यही था कि पता नहीं कब कभी ऐसा मौका मिलेगा या उनको मेरी ज़रूरत होगी तब कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं था। तो खैर जी, उसके बाद चलते रहे। मैं 10 साल रेपर्टरी में था। फिर मैंने मैसी साहब कर ली फिल्म एक,
प्रदीप कृष्ण के साथ, और प्रदीप कृष्ण श्याम बेनेगल के साथ भी जुड़े हुए थे, कोई डॉक्यूमेंट्री और कुछ उनके साथ जुड़े थे, मुझे बाद में प्रदीप कृष्ण ने बताया। तो उनके प्रदीप कृष्ण का भी काम करने का अंदाजा इसी तरह का था जैसे श्याम भाई का है। तो उसके बाद मैसी साहब के बाद जब मुझे अवार्ड मिल गया तो फिर थोड़ा सा चर्चा में आ गया मैं कि मैं फिल्में भी कर रहा हूँ और इस तरह की फिल्म है। तब श्याम भाई के साथ मैंने एक फिल्म की थी, सलाम बॉम्बे भी कर चुका था। श्याम भाई के साथ उनकी फिल्म थी सूरज का सातवां घोड़ा। तब उस फिल्म में उन्होंने कास्ट किया, रोल बड़ा छोटा था लेकिन वो फिल्म करते हुए बहुत मज़ा आया। उसके बाद तो फिर सिलसिला शुरू हुआ, फिर मैंने उनके साथ अमरावती की कथाएं की जिसमें अशोक मिश्रा जी ने उसके डायलॉग्स, उसकी जो स्क्रिप्टिंग की थी वो उन्होंने की थी। तो उस वक्त मुझे इतना मज़ा आया उनके साथ काम करने का कि मैं बता नहीं सकता। और इतने सलीके से, इतने मतलब ऐसे वो तो बिल्कुल ऐसे फादर की तरह बैठ जाते थे और बिल्कुल इंसाइक्लोपीडिया, उनसे किसी सब्जेक्ट पे बात कर लीजिए, उन पर म्यूजिक की बात कर लीजिए, उनसे किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर लीजिए, कुछ भी बात कर लीजिए, वो ऐसे बिल्कुल समझा देते थे कि ऐसा लगता है बेहतर जानकार इसके यही हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उनसे बड़ा सीखने मिला और ये भी लगा कि एक लालच भी होती थी और एक ज़िद भी होती थी कि अगर काम करना है फ़िल्मों में तो जिस तरह की श्याम भाई फ़िल्म बनाते हैं और जिस तरह की इनका इन्वॉल्वमेंट जिस तरह की फ़िल्मों में है, उसी तरह की फ़िल्में करूँगा, उसी में मुझे संतुष्टि है। बाकी तो ये जो बाकी जिसको कमर्शियल फ़िल्म कहते हैं और जिस तरह का सिनेमा है कि गाए बजाए और बस हो हल्ला हुआ और फिल्म खत्म हो गई, तो उस तरह की फिल्मों से मेरा इत्तेफाक नहीं रहा और मैंने कभी किया भी नहीं। मैं तो इसी तरह की फिल्में करता रहा हूँ, तो बस यही था। और उसके बाद फिर समर एक फिल्म की मैंने श्याम भाई के साथ में, उसमें भी मुझे बहुत मजा आया जी। जी रघुवीर जी, आपने संक्षेप में एक बड़ी यात्रा को हमारे सामने रखा और हम भी उस तेजी के साथ आगे बढ़े, लेकिन जी थोड़ा रुकते हैं, रफ्तार थोड़ी कम करते हैं और हम रघुवीर यादव जो एक खांटी कलाकार हैं, सचमुच के कलाकार हैं, हर तरह से तन और मन दोनों ही तरह से जो भी आपकी फिल्म देख लें वो अपने आप में अद्भुत है। ऐसे में जब आप एनएसडी में थे और श्याम बेनेगल जी की शुरुआती फिल्मों को भी देख रहे थे, तो उसका कैसा आप पर प्रभाव पड़ा और किस तरह की बारीकियों को आप समझ रहे थे, इस पर भी बात करें। उसके बाद फिर हम सूरज का सातवां घोड़ा पर वापस आएंगे। जी जी। तो उनकी उनकी जब फिल्में देखी तो मुझे लगा कि फिल्म और थिएटर का मुझे थोड़ा सा फर्क नजर आया और मुझे लगा कि फिल्मों में काम करने के लिए बड़ा कैरेक्टर के साथ बड़ा डूबना पड़ता है, बगैर डूबे आप उसमें एक्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं होती फिल्मों में, मुझे ऐसा महसूस हुआ। और जिस तरह की उनकी फिल्में थी कि चाहे मंथन ले लीजिए, चाहे निशांत ले लीजिए, चाहे अंकुर ले लीजिए, जितनी भी उनकी फिल्में थी वो उसी तरह की थी। और जुनून देख लीजिए और जो भी फिल्में उन्होंने की तो बस एक तो वो लालच दे गए मुझे कि ये है सिनेमा, ये है फिल्म, अगर फिल्मों में जाना है तो इस तरह की फिल्म करिए, नहीं तो मत करिए। तो वो उन्होंने वहां मेरी नीयत खराब कर दी। उसके बाद मैंने फिल्मों में सोच ही लिया था जब तक ऐसी फिल्म नहीं मिलेगी तो मैं करूंगा नहीं। फिर बाद में प्रदीप कृष्ण मेरे सामने आए, प्रदीप कृष्ण ने जो मैसी साहब मुझे कास्ट किया, तो उसमें फिर मैंने बस जी जान से उन फिल्मों को याद करके, श्याम भाई की फिल्मों को याद करके, सत्यजीत रे की फिल्मों को याद करके, वो किस तरह की फिल्में हुआ करती, उनमें एक्टिंग किस तरह की हुआ करती थी, वो एक्टिंग को तो मैं भूल जाता हूँ, एक्टिंग तो मेरे जहन में ही नहीं आई। मुझे बस ये लगा कि कैरेक्टर में डूब के काम करना चाहिए, एक्टिंग एक्टिंग कुछ नहीं होती। तो ये श्याम भाई की फिल्में, प्रदीप कृष्ण की फिल्म और इन लोगों की फिल्मों से मिला, उसमें श्याम भाई का बड़ा हाथ है, क्योंकि उस इन्हीं का दौर चल रहा था श्याम भाई की फिल्मों का। जी जी अभी स्मिता शर्मा जी की भी प्रतिक्रिया आ रही है कि मैसी साहब को कभी भूल ही नहीं सकते, क्या एक्टिंग की है, गजब की रघुवीर यादव जी। तो वहां से एक बड़ा कलाकार उभरता है और रघुवीर यादव जी की आवाज में भी जो कशिश है, जो उसका प्रभाव है, जो ओमपुरी की आवाज में है, जो अमरीश पुरी की आवाज में है,
जिस तरह के वॉइस ओवर से सूरज का सातवां घोड़ा फिल्म की शुरुआत होती है, रघुवीर जी की ही आवाज से, बेशक वह छोटा रोल हो, लेकिन कहानी या फिल्म आपकी आवाज से शुरू होती है, उसके कुछ अनुभव को बतलाएं, क्योंकि यहाँ तमाम साहित्य के लोग जुड़े हुए हैं और साहित्यिक कृति पर एक अद्भुत फिल्म बनाई श्याम बाबू ने। जी जी, तो एक तो सूरज का सातवां घोड़ा पहले एनएसडी में जब मैं था उस वक्त उसका प्ले भी हो गया था। धर्मी भारती का ये नॉवल था, उस पे उसको उसका एडेप्टेशन किया था और वहाँ नाटक भी हुआ था। तो श्याम भाई से ऐसे ही मिलने गया था मैं, और मेरे साथ और भी एक दो लोग थे जो इसके जो मेन रोल थे, जिनका रजत कपूर, उसके साथ हमारे था। तो हम लोग छोटे-छोटे कैरेक्टर के लिए थे। तो श्याम भाई ने के सब मिलने गया तो कहने लगे कि भाई कोई बड़ा रोल तो है नहीं इसमें, वैसे ही हैं छोटे जो उसको जो उनके चेले चपाड़े हैं वो बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं और फिर उस तरह। मैंने कहा श्याम भाई आप कुछ भी दे दीजिए, आप तो ये कह के मुझे लाइट्स बॉय और स्पॉट बॉय बना दी तो मैं वो भी कर दूंगा, क्योंकि आपके साथ सीखने में बड़ा मजा आएगा मुझे। क्योंकि जिस तरह की वो बातें करते उनके साथ बैठ जाइए तो ऐसा लगता है कि दिन पता नहीं कब खत्म हो जाता है, कब खत्म हो गया। तो मैंने कहा बस मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, और मैंने बस जो भी उन्होंने कहा कि आप दे दीजिए, जो भी कहेंगे मैं कर लूंगा, और बस वही हुआ। उन्होंने मुझे, मैं तो अभी मुझे याद भी नहीं कि मैंने क्या कैरेक्टर किया था उसमें, लेकिन बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर उन्होंने उस फिल्म के बाद मुझसे अमरावती की कथाएं जो कि उसमें मैं कभी नहीं भूल सकता श्याम भाई को, क्योंकि मैं 2 दिन के लिए वहाँ गया था। तो एक दिन कहाँ 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 गए थे? अमरावती, हैदराबाद जी से जी आगे ओके। एक जगह थी जी अमरावती, वहाँ अमरावती कथाएं शायद आपने देखी होगी। बड़ी जी खूबसूरत कहानियां हैं, छोटी-छोटी कहानियां हैं, आधा-आधा घंटे की कहानियां हैं, लेकिन इतनी कथा सागर की खूबसूरत बात कहानी। कर रहे हैं? जी, 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 जी। कथा सागर की बात कर रहे हैं जी। नहीं, 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 मैं अमरावती कथाएँ, उसका नाम ही अमरावती कथाएँ। ओके। जी आप देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। जी, कथा जी सागर कुछ और था, वो कुछ और है। जी अमरावती कथाएँ जिसे उन कहानी छोटी-छोटी 1.5 पन्ने की कहानियाँ थी, और अशोक मिश्रा ने उस कहानी को बड़ी खूबसूरती से उसका एडैप्टेशन किया और बहुत खूबसूरती से उनको बढ़ावा दिया, और बड़ी अच्छी तरीके से स्क्रिप्टिंग की उन्होंने। तो वहाँ श्याम भाई के साथ और अशोक मिश्रा जी के साथ बैठकर मुझे इतना आनंद आया, क्योंकि एक तो वहाँ सूरज के साथ में घोड़ा में तो इतना ज़्यादा मुझे मौका नहीं मिला उनके साथ, वहाँ बड़ा मौका मिला। एक दिन मुझे, मैं कभी नहीं भूल सकता कि एक चतुर चलपति घड़ी साज की कहानी थी वो, और घड़ी साज की कहानी में वो बैठा हुआ है और उसको अपनी दुकान बेचना है, और दुकान बेचने के लिए उसने इश्तहार दे रखा है। एक आदमी आता है उसकी घड़ी खरीदने की, उससे बातें करता है वो घड़ी साज, जो मैं कैरेक्टर कर रहा था। तो वो बहुत सारी उसकी दुकान में घड़ियां, तो सब घड़ियों के बारे में बताता रहता है और किसी तरह उसे लालच देकर उसे पटाना चाहता है। तो हम शाम हो गई थी, और श्याम भाई ने कहा कि चलो जल्दी-जल्दी रिहर्सल करो। तो जैसे ही मैं रिहर्सल करने लगा, तो मैंने रिहर्सल की तो पूरा लाइन्स कुछ अशोक मिश्रा जी ने बताई थी, कुछ अपने मन से मैंने पूरी लाइन कोई 12 मिनट की पूरी लाइन्स बोल के पूरा एक यहाँ से वहाँ तक का एक पूरा सीन मैंने 12 मिनट का कर दिया। तो श्याम भाई कहने लगे कि भाई ये तो मैं एक ही शॉट में लूँगा। मैंने कहा ले लीजिए। तो अभी कैमरामैन से कहा, कैमरामैन संजय धारणकर था उसमें कैमरामैन। तो वो कहने लगा कि मुझसे कहने लगा यार एक शॉट में करूँगा कैसे, मुझे लाइटिंग और ये वो, और शाम हो रही है, तो कल के लिए कह दो ना, कल कर लेंगे। तो मैंने श्याम भाई से कहा श्याम भाई कल करें, आज अभी अभी रहने दीजिए, क्योंकि अगर एक शॉट लेना है तो थोड़ा-सा तैयारी करनी पड़ेगी। वो संजय भी कह रहा है। तो श्याम भाई ने पूछा कि क्यों संजय, कल करना है? लेकिन एक ही शॉट लूँगा मैं, सिंगल शॉट में पूरा 12 मिनट का। उसने कहा कल कर लेंगे। भाई साहब, श्याम भाई ने उसी पैकअप कहा, और दूसरे दिन हमें मौका मिल गया 1 दिन का। हमने रात भर बैठ के वहाँ पूरे उसकी एक शॉट की तैयारी की 12 मिनट, और अशोक जी के साथ और संजय धारणकर के साथ, और दूसरे दिन जाके वहाँ 12 मिनट का पूरा एक शॉट किया, और बड़ा मज़ा आया। और एक तो श्याम भाई ने मुझे छूट बहुत दे रखी थी
वो कभी ऐसा नहीं कि ये नहीं, ये बोलो, ये नहीं, बस वो देख के वो कैमरा मेरे पीछे लगा देते थे कि ये जो कर रहा है और ये कर दो। ये मुझे, इसमें मुझे बड़ा मजा आया कि ऐसा लगता है कोई बंदिश नहीं थी और ऐसा उन्होंने आजाद छोड़ दिया था कि बता नहीं सकता मैं। फिर उसके बाद एक और फिल्म की हमने, समर, उसमें भी उन्होंने मुझे बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया था कि देख लो अपने। और वैसे क्या है कि मैंने इब्राहिम अलकाजी साहब के साथ काम किया, मैंने पारसी थिएटर में काम किया है, तो इम्प्रोवाइज करने की जो आदत बनी हुई थी, तो उनका, उसका फायदा मैंने भी उठाया और श्याम भाई ने भी उठाया। जी 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 हमारे एक और मित्र की प्रतिक्रिया आ रही है। जी अमरावती की कथाएं जी हाँ 1995 के आसपास आती थी। जी बहुत ही बढ़िया है। आपका एपिसोड देखा था जी। मैंने, मुझे बहुत हंसी आई थी। आप हाफ पैंट पहनते थे और अंत में लोग आपका पैंट छीन कर चले जाते भाग हैं। जाता। हम जी सभी तो जी उस दृश्य को देखकर लोटपोट हो गए थे। जी तो उसमें अमरावती की कथाएं में कुछ और दूसरे एपिसोड कुछ और कहानियों में भी रहे। जी जी, एक धोबी की कहानी थी, वो भी बड़ा अच्छा था। और इतनी, हाँ हाँ, तो वो थी। और एक नबी शेर था, वो भी बड़ी कमाल की कहानी थी। जो कि एक शेर बनता है, जवानी में शेर बन के नाचता था, उसको बहुत इनाम वगैरह मिलता है, बाद में वो बूढ़ा हो जाता है, फिर बुढ़ापे में वो नाचने के लिए खड़ा हो जाता है। अब ये पूरी कहानी में क्या बताऊं, आप अगर ये नहीं देखा तो आप देख लीजिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले कहानियां देख लीजिए, उसमें आपको बिल्कुल दूसरा ही कुछ मजा आएगा। और ऐसा लगेगा कि वो कितना खूबसूरत जमाना हुआ करता था, जब ऐसी छोटी छोटी चीजों को लेकर आप अपनी जिंदगियां गुजारते थे और जिंदगियों के मजे लेते थे। बिल्कुल। और जो आप बात कह रहे हैं, एक और भी मुझे लगता है इसमें शर्मा जी पूछ रही हैं कि जी अमरावती की कहानी यूट्यूब पर अवेलेबल है क्या। एक बार जी देखना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल है। है। है जी, है जी, है जी, बिल्कुल है। जी मैं सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि इसे जरूर देखें। और जी ऐसी जो इस तरह के जो काम हुए हैं फिल्मों और धारावाहिकों के माध्यम से, जिससे हम अपने देश को और देश के विभिन्न भागों को जानते हैं, समझते हैं, अलग अलग संस्कृति से रूबरू होते हैं, तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण अनुभव होता है। इससे हमें जरूर गुजरना चाहिए। रघुवीर जी, आपने अभी यह बात कही कि किस तरह से श्याम बेनेगल जी का आप में विश्वास था, आपके एक्टर में, आपकी एक्टिंग में विश्वास था कि वे बिल्कुल आप पर छोड़कर निश्चिंत हो जाते थे। तो इससे भी एक जो एक विश्वास का जो एक पुल बनता है, वह भी बड़ा काम करता है। उसे एक एक्टर भी, एक अभिनेता भी बड़ी सहजता महसूस करता है। तो जी। बतौर एक्टर और डायरेक्टर जो किस तरह के संबंध रहे आप दोनों के, इस पर भी कुछ बात करें। जी कुछ उदाहरणों से ही। संबंध तो ये है कि जब जहाँ अगर डायरेक्टर इतनी छूट दे जाए तो इससे बढ़िया संबंध और क्या हो सकते हैं। नहीं तो डायरेक्टर क्या है, एक तो उनको नॉलेज इतनी ज्यादा कि अगर आपको इम्प्रोवाइज करना है तो ये है कि उनकी नजर होती थी उस पर। ये नहीं कि कुछ भी इम्प्रोवाइज और कुछ भी हाँ हाँ कर दिया, ऐसा कभी नहीं हुआ। क्योंकि इम्प्रोवाइज भी करते थे तो एक कैरेक्टर का दायरा था, कैरेक्टर के दायरे में ही कर पाता था मैं। ऐसे नहीं कि मैं कुछ भी करने जाऊँ, श्याम भाई वो नहीं था। और ये सारी चीजें मैं थिएटर में, पारसी थिएटर में और जो एनएसडी में जो ट्रेनिंग ली, वहाँ सारी चीजें मैं सीखता रहा हूँ। सारी चीजें कि कैरेक्टर का एक दायरा होता है और कैरेक्टर का एक डिसिप्लिन होता है, उसके अंदर ही करना चाहिए। नहीं कि अगर मजा आ रहा तो आप फैल जाइए, कुछ भी करिए, मिमिक्री, कैरिकेचर, ये सारी चीजें मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था करना। तो मैं हमेशा डूब के ही काम करना चाहता हूँ। और फिर ऐसे लीजेंड डायरेक्टर श्याम बेनेगल हुए, प्रदीप कृष्ण हुए और शेखर कपूर हुए, इन लोगों के साथ काम करके तो और भी ज्यादा मुझे एक हौसला मिला कि फिर क्या है कि ऐसे लोगों के साथ काम करके फिर दूसरे लोगों के साथ काम करके बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे ही डायरेक्टर बन गए कि जिनको एक्शन और कट ही बोल पाते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर बाद में वो अपनी अपनी समझ थोपने लग जाते हैं, ना उनको कैरेक्टर की समझ आती है ना कुछ होता है। क्योंकि जो एक्टर जो काम कर रहा होता है वो कैरेक्टर को जी रहा होता है। शायद डायरेक्टर या राइटर उतना नहीं कर पाता।
वो तो उसने तो लिख दिया, अब लिखने के बाद सारी जिम्मेदारी एक्टर के ऊपर होती है। तो वो जो जिम्मेदारी हम महसूस करते थे और उस पे श्याम भाई यकीन करते थे, बहुत बड़ा काबिल तारीफ है। मुझे तो बड़ा मजा आया उनके साथ, और मुझे कभी उनके साथ कभी कोई उस तरह का नहीं हुआ, परेशानी दिक्कत नहीं हुई। उल्टा मुझे ऐसा लगा कि हमेशा इन्हीं के साथ काम करूं और भूल जाऊं बाकी चीजें। जी, यह तो खैर संभव नहीं है, और कुछ संयोग कहिए कि आपने उनके साथ कम ही फिल्में की हैं। सूरज जी का सातवां घोड़ा और समर, मेरी समझ से और ये अमरावती की कथाएं। अमरावती की कथाएं, जी बिल्कुल। जी जी तो जैसा कि यहाँ रवि झाकल भी आए और यशपाल शर्मा भी आए, यशपाल जी। शर्मा जी भी कल आपको याद कर रहे थे कि किस तरह अच्छा। से समर के माध्यम से उन्होंने आप हम्म। जैसा दोस्त, बड़ा भाई पाया। कल वे इस बात की चर्चा कर रहे थे। तो थैंक मैं यह यू सो मच। जी, हाँ जी कहें, जी। यशपाल कुछ के कह लिए रहे मैं हैं? थैंक यू कहूंगा जी, हाँ, कि उसे याद रहा मैं। वैसे अभी भी हम यशपाल हम मिलते रहते हैं, तो वो समर की बात हमेशा ही कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ही मजा किया था। हम हमें लगे ही नहीं कि हम लोग फिल्म कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरा परिवार है जो बस एक कहानी कह रहा है और कहानी में डूबा हुआ है, ये लग रहा था। और ये सब जी श्याम भाई की देन है, क्योंकि वो ऐसा जुटा के रखते थे, कभी कोई नहीं लगता था कौन डायरेक्टर है कौन क्या, ऐसा लगता पूरी एक फैमिली है, और वो फैमिली में से एक कहानी निकल के आ जाती थी। जी। और इसमें कुछ प्रयोग भी श्याम बाबू ने किए थे। जिस गांव में वह घटना घटी थी, जी दलित पर अत्याचार वाली घटना, उसी जी परिवेश में, उसी के जी बीच आप जी। लोग गए थे। तो वहां से जुड़े कुछ अनुभव भी हमसे साझा करें। पता नहीं, अभी बहुत पुरानी बात है, इतना कुछ याद नहीं रहा। उसके बाद कितनी फिल्में कर ली, क्या बहुत सारी चीजें थी, तो बहुत कुछ ध्यान नहीं आ रहा अभी इस वक्त। पता नहीं, हो सकता बाद में याद आ जाए। तो लेकिन मजा बहुत आया था। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था, हम पूरे वहीं बैठे रहते थे, बांसुरी बजाते रहते थे। बांसुरी बजाना मैंने वहीं से सीखा था, वहीं से शुरुआत हुई थी कि मैं कुछ कुछ करता रहता था। तो एक बांसुरी मैंने खरीद ली थी, वहाँ बजाना शुरू किया, तो फिर वो छूटी नहीं, फिर उसके बाद बजाता ही रहा मैं। बिल्कुल। और आज तो आपके घर में कई तरह की बांसुरी हम देखते हैं। जी जी जी, वो सब वहीं की देन है कि वो जो रास्ते में जो जो सीखने मिला, बस मुझे उसी में मजा आता है। मैं सीखता ही रहता हूँ जिसके भी साथ, क्योंकि जमीन पे रहने में बड़ा मजा आता है, और आदमी जमीन पे ही सीखता है। तो मैं हमेशा जमीन पे ही रहता हूँ, और जो मिल जाता है वही सीखता रहता हूँ। और अभी इतने ऐसा लगता है कि जिंदगी पूरी सीखने के लिए ही पड़ी हुई है। काम वाम तो होता रहता है, लेकिन सीखने में जो मजा आता है, वो काम का तो छोड़ दीजिए, उसमें कितना मजा आता है वो तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सीखने में मुझे बड़ा मजा आता है। जी मित्रों, हम लोग रघुवीर यादव जी की यात्रा से, इनके व्यक्तित्व से, इनके कामों से भली भांति परिचित हैं। किस तरह इनका संघर्ष रहा, और बिल्कुल शुरुआत के ही दिनों से यह संगीत को लेकर कैसे आकर्षित होते रहे, और एक एक करके फिर इनकी पूरी यात्रा है, पारसी थिएटर की, एनएसडी की, रिपर्टरी की, और बाद में फिल्मों की, धारावाहिकों की। रघुवीर जी, एक चीज, अभी हम म्यूजिक की बात चली है, तो जी आप स्वयं आध्यात्मिक शांति भी संगीत में पाते हैं। जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल पारसी थिएटर में अपने गायन के ही बल पर पहली नौकरी प्राप्त की थी, ₹1.5 की। जी तो आज भी आप उससे जुड़े हुए हैं। तो जी श्याम बेनेगल जी की फिल्मों का जो संगीत का पक्ष है, इधर की जी फिल्मों में भी जो बात की फिल्में हैं और जी। पहले की भी, तो इस पर भी हम्म। कुछ बातचीत करें। उनकी उनकी फिल्म का संगीत ऐसा लगता है कि फिल्म के लिए ही है, संगीत के लिए फिल्म नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। क्योंकि जो भी बैकग्राउंड में होता था या वहां होता था, समर में ही कुछ गाने थे, वो बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये फिल्म के लिए ही गाने हैं। तो ये बड़ी बड़ी खूबी होती है कि डायरेक्टर को ये समझ कि संगीत किस तरह का होना चाहिए फिल्म में, कि जहाँ जितनी जरूरत है उतना ही। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती 6 गाने डाल दिए और गानों से ही फिल्म को चलाना चाहते हैं। बहुत सारे इस तरह भी लोग होते हैं, लेकिन उनकी फिल्म में ऐसा कभी गानों से या म्यूजिक से कभी ज्यादती नहीं लगी कि फिल्म के साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो ये बड़ी खूबी है
ये बहुत कम लोगों में होती है कि संगीत को या म्यूजिक को फिल्मों में कितना इस्तेमाल किया जाना चाहिए और कितना कर रहे हैं वो। जी जी मित्रों, हम लोग श्याम बेनेगल जी पर केंद्रित इस एकाग्र में उनसे जुड़े लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनके कामों पर इसी बहाने से चर्चा हो रही है। रघुवीर जी, यह एक प्रयास है कि हम अपने समय के एक बड़े निर्देशक को, एक बड़े फिल्मकार को, उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट कर सकें। इसी संदर्भ में आपको भी तकलीफ दी और आज आप हाजिर हैं, बड़ा अच्छा इसको लगा। आप बहुत तकलीफ ही कर रहे हैं, इसको आप तकलीफ कर रहे हैं। अजी हुजूर क्यों गुनाहगार बना रहे हैं मुझे? ये तो मजे वाली चीज है, आप इसको तकलीफ कैसे कह सकते हैं? मुझे बड़ा बहुत ही अच्छा लग शॉर्ट रहा है नोटिस पर कि एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना जो हम तो उस लायक भी नहीं है बस, लेकिन आपने पूछा इसलिए जो मुझे उनके साथ रह के महसूस हुआ और जो मैंने सीखा ही ज्यादा है मैंने उनसे, और सीखते रहने का ही मन करता रहता है कि एक इस तरह के डायरेक्टर हैं कि जिनके पास बैठ जाइए तो अब सीखने के सिवा आप कुछ भी नहीं है वहाँ, 24 घंटे आप सीखते ही रहेंगे, उस तरह की शख्सियत है। जी, तो इसको मित्रों तकलीफ मत कहिए, मुझे कतई तकलीफ नहीं हुई। अगर नहीं, आप तकलीफ कहेंगे तो दोबारा से नहीं आऊँगा मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा जी, मेरा सिर्फ इतना ही इशारा था कि आपका व्यस्त शेड्यूल रहा और फिर भी आप समय निकाले, तो बड़ा अच्छा जी। लगा कि आप आए और बातचीत की। हुज़ूर एक ऐसे दो ही चीजें लोगों की और। वजह से व्यस्त हो गया हूँ मैं, ऐसे ही लोगों की जी, वजह से व्यस्त हुआ हूँ मैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ हाँ, कि सकता हूँ। हमारी नियत में ऐसे ही लोग थे, कि हमारी नियत ऐसे ही लोगों के जैसे काम करने की और जिस तरह का उनका काम करने की जो जुनून है, उस तरह ही कहीं लेके हम जिए हैं, तो फिर व्यस्तता हमारी ऐसी लोगों की वजह से है और जी उसी तरह के काम में ही व्यस्त हैं, जहाँ की काम में मज़ा आ रहा हो। जी, अभी देखिए इस एकाग्र का प्रभाव देखिए। स्मिता शर्मा लिख रही हैं कि आपके इस प्रयास से कहीं न कहीं प्रेरित होकर कल से मैंने यात्रा के एपिसोड्स दोबारा देखने शुरू किए। पहले एपिसोड से लेकर के और कई सारे एपिसोड्स जो यात्रा धारावाहिक श्याम जी, बेनेगल जी ने बनाई जी, जी, अ, जी। भारत एक खोज से पहले, वह भी जी, अपने जी, आप जी। में बिल्कुल बेहतरीन जी। प्रयोग रहा। जी, ट्रेन में सभी लोग हैं और तमाम चीजें हैं। जी। रघुवीर जी, आप जो हैं अपने अभिनय के बल पर हुँ, बखूबी स्थापित हैं और हम सभी को आप पर नाज है। आपने कई फिल्मकारों के साथ, कई फिल्म निर्देशकों के साथ काम किया है। कई उसमें बेहतरीन हैं, कुछ एक बुरे अनुभव भी हुए होंगे। श्याम बेनेगल जी जो डायरेक्टर हैं और जो दूसरे फिल्म निर्देशक हैं, उनमें किस तरह का अंतर पाते हैं? कुछ अगर इस पे बात हो। मैं अंतर क्या, श्याम बेनेगल तो एनसाइक्लोपीडिया, उनके साथ अंतर क्या है? उनके साथ तो काम करने का हमेशा ही दिल करता रहता है कि श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर जो भी हैं, जो बिल्कुल फ़िल्म को बाखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। फ़िल्म में कहानी कहने का जो सलीका है, जो उनको जिस तरह से पता है और एक्टरों के साथ और उनके जो यूनिट के साथ जिस तरह से काम करने का, काम करवाने का उनका जो सलीका है, बहुत कम डायरेक्टरों में होता है। और इतने सुकून से, इतने शांति से, कभी कोई चिल्लम-चिल्ली नहीं, कुछ नहीं, ना किसी को डाँटना, ना कुछ। उनका बस इशारा ही काफ़ी होता है। तो उस तरह के डायरेक्टर के साथ तो हम तो चाहते हैं कि तमाम उम्र क्या जन्म तक काम करते रहें। प्रदीप कृष्ण हुए उस तरह के, उन्होंने तो फ़िल्म बनानी छोड़ दी, लेकिन वो भी श्याम बेनेगल के साथ ही उन्होंने पहले फ़िल्म की थी, जो उनके साथ ही जुड़े हुए थे। उसके बाद फिर उन्होंने मैसी साहब बनाई, प्रदीप कृष्ण ने। तो जी उनका भी प्रदीप कृष्ण के अंदर भी वो श्याम बेनेगल वाला ही सलीका और वो जुनून उन्हीं की तरह। तो उनके साथ ही बहुत मज़ा आया। तो मुझे इस तरह के जो डायरेक्टर मिल गए, तो मैं जो उनके साथ जो काम किया है उन्हीं को याद कर के मैं खुश रहता हूँ और हमेशा यही चाहता हूँ कि जो काम करने का सलीका उनमें है, वही सलीका उन्होंने हमें भी दिया, मुझे भी दिया। तो उसी सलीके से मैं फ़िल्मों को कैसे समझना चाहिए, अपने काम को किस तरह से करना चाहिए, क्या सेट पे किस तरह से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने काम पे कितना अपने कैरेक्टर पे या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कितनी मेहनत करना चाहिए, होमवर्क क्या करना चाहिए, ये सब इन्हीं लोगों से सीखा है। तो ये तो मेरे अंदर ही वही जुनून बरकरार है, क्योंकि
जैसे जैसा का साथ होगा वैसे ही आप करेंगे। अगर आप उनको बिल्कुल अकीदत से, श्रद्धा से अगर उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो ये सब जी मिला है उनके साथ। बाकियों की मैं जिक्र नहीं करना चाहता। अब जिनके साथ बुरे अनुभव थे तो रहे होंगे, मैं उनको जिक्र भी नहीं करना चाहता, वो करना भी नहीं चाहिए। जो जैसा है जी वैसा रहने दीजिए, उनका भी एक तरीका है। शायद मुझे बुरा लगा और उनको अच्छा लगता रहो, तो मैं किसी का जिक्र कैसे कर सकता हूँ कि उनके साथ काम करके वो उनकी तरह नहीं है, श्याम बेनेगल की तरह नहीं है। सबका अपना अपना तरीका है, सबको करने दीजिए। है, अच्छा काम करेंगे तो सब जगह उस बेहतरी का नाम होगा जो, और जैसा करेंगे वैसे ही उनका नाम होगा, या उस तरह का काम उनको आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी होगा। जी। और रघुवीर जी, श्याम बेनेगल एक ऐसे फिल्म निर्देशक भी रहे जो छोटे मोटे रोल करने वाले को भी, अगर उसकी जरूरत फिल्म के अंत में आ रही है, शूटिंग के अंत में आ रही है, लेकिन उसको इन्वॉल्व करने के लिए शुरू से ही रखते हैं। जी, यह भी एक अपने आप में एक बड़ी बात है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अजीज, अभी तो आप रोल की बात कर रहे हैं, वहां सारे लोग शुरू से आखिर तक इन्वॉल्व ही रहते हैं। वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो उसमें रोल कर रहा हो या ना कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, चाहे उसमें राइटर हो, चाहे उसमें कैमरामैन हो, चाहे कैमरामैन का असिस्टेंट हो, चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे लाइट बॉय हो, सब शुरू से आखिर तक जुड़े रहना चाहते हैं, सब उसी तरह काम करते हैं। जी जी। काफी अच्छा लगा कि आपसे बातचीत हुई, और इस बहाने हम लोग श्याम बेनेगल जी को और उनके काम को एक बार पुनः कुछ अधिक गहराई के साथ, कुछ अधिक विस्तार के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे लोग जो उनकी फिल्मों में अभिनय किए, वे लोग जो उनकी फिल्मों के लिए लेखन किए, वे लोग जो उनके साथ निर्देशन में और प्रोडक्शन में सहायक रहे, हम सभी लोगों से एक एक करके बातचीत कर रहे हैं। कोई और ऐसी बात, हम लोग बातचीत के उत्तरार्ध में आ चुके हैं रघुवीर जी, कोई और ऐसी बात जो आपको याद आ रही हो, उनके किसी स्वभाव को लेकर, उनके व्यक्तित्व की किसी खास ऐसी बुनावट या उनकी कोई ऐसी आदत जो आपको याद आ जाती हो या जो आपको हंसा देती हो, तो करें फिर हम लोग उनकी बातचीत। आदत आदत तो उनमें हमेशा वही थी कि वो बैठा लेते थे तो बस उनके जो बातों का सिलसिला शुरू होता था, कभी खत्म नहीं होता था, और हम बस सुनते रहते थे, भौचक के देखते रह जाते थे। वो किसी चीज पे, किसी विषय पे बात करते तो ऐसा लगता कि इस जितनी जानकारी उनको है शायद किसी को ना हो। किसी आप गिलास के ऊपर बात कर लीजिए, आप वहाँ जग पड़ा होता है अगर टेबल के ऊपर, उसके ऊपर बात करने जो पूरे इतिहास बता देंगे, जब कब जग प्लास्टिक कब बनना शुरू हुआ, इससे पहले क्या था, उससे वो पूरा शुरू हो जाते थे। कहीं भी कुछ भी वो शुरू करिए तो बस वो बताना शुरू कर देते थे। तो क्या क्या गिनाएंगे, सब कुछ तो था उनके अंदर। उनके साथ बैठने का जो आनंद था, उनकी सोहबत का जो मजा था, जो सीखने मिला, बस कमाल ही था, बस मैं ये कहूँगा। और बहुत बहुत मजे मजे किए उनके साथ हम लोगों ने, और सीखने बहुत मिला। बेसिकली वो जिंदगी सिखाते थे, जीना सिखाते, काम तो सिखाते थे, जीना भी सिखा देते थे, जिंदगी भी सिखाते थे। जी। वे जिस तरह से स्वयं सहज हैं, औरों को भी सहज रखते रहे, साथ जी बैठना, जी 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 जी। और जो वो एक वरिष्ठता का जो क्रम लेकिन है एक बात कि हम बताऊं, सीनियर। सहज तो थे, सुनिए, सहज तो थे, लेकिन उनकी सहजता में जो गहराई थी, वो यूं ही खामखा सहज नहीं थे। उनकी सहजता में जो गहराई थी, वो मजेदार थी। स्वाभाविक है, क्योंकि जी इसके बगैर जी जी, इतने बिल्कुल काम बिल्कुल। और इतने समय तक इतने काम संभव ही नहीं हो सकते हैं। जी जिस जी जिस तरह की दृष्टि के साथ और जिस संवेदनशीलता के साथ उन्होंने फिल्में जी बनाई हैं या जी धारावाहिक बनाए हैं, या जी संविधान जैसा इतना बड़ा एक काम किया है जो विशुद्ध रूप से एक बौद्धिक काम है, जी संविधान पर जो सीरीज बनाई है राज्यसभा टीवी के लिए, वह अपने आप में मिसाल है। या अभी जो बंग बंधु, जो अभी फिलहाल तो यह एक टेंटेटिव नाम ही है उस फिल्म का, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता पर जी बनाई जा जी रही जी है। जी 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 तो यह जी सब जो ऐतिहासिक फिल्में हैं या जिनमें फैक्ट इन्वॉल्व है, जिसमें हमारे देश की राजनीति और उसकी बदलती हुई करवट इन्वॉल्व है, तो इन जी, सबको डील करना आसान नहीं है। ये आसान नहीं है जी, बिल्कुल। जी श्याम जी बेनेगल जैसा फिल्मकार ही कर सकता है।
जी अच्छा लगा कि आप आए और आपने अपने अनुभव हमारे साथ बांटे। थैंक यू सो मच। और आप जैसे लोग जो किस तरह से श्याम बेनेगल जी को लेकर अपनी भावनाएं रखते हैं और उसे प्रकट करते हैं, मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को और तमाम लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और जो आप बात कर रहे हैं कि सहजता, कहने को सहजता नहीं थी, उसके पीछे की गहराई, पूरी शिद्दत, उतनी बड़ी टीम को लीड करते हुए चलना और सबको सहज रखना, जी लोगों को सहज रखने की जो सहजता होती है वह श्याम बाबू में है। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया रघुवीर जी, और थैंक यू सो तमाम मच। मित्रों का धन्यवाद कि आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़े, इस सीरीज से जुड़े, इस एकाग्र से जुड़े। हार्दिक धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी धन्यवाद जी। नमस्कार।